नमस्कार दोस्तों। मैं सीए संदीप कुमार स्वागत करता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं IRDA एग्जाम्स रिलेटेड क्वेश्चंस। दोस्तों, इंश्योरेंस रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको यह एग्जाम मैंडेटरली क्लियर करना पड़ता है। आज हम डिस्कस करेंगे करीब 200 प्लस क्वेश्चंस। ना कि हम इनका आंसर जानेंगे, बल्कि हम इन्हें एनालाइज भी करेंगे कि क्यों एक पर्टिकुलर ऑप्शन उस क्वेश्चन का सही आंसर है, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो सके। इस क्वेश्चन बैंक से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे दोस्तों। और जो हम अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेंगे साथ साथ इन क्वेश्चंस को करते हुए, उससे हम इंश्योर करेंगे कि एक अच्छी खासी परसेंटेज कवर हो जाए आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, पहला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। इनमें से कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वह इंश्योरेंस रेगुलेटर है इंडिया में। जिसका पहला ऑप्शन है इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है इंडी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, यहां पर जो सही आंसर है वह है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों, इंश्योरेंस रिलेटेड बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए जो सुप्रीम बॉडी है वह है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एस्टैब्लिश किया है और इसका मेन पर्पस है कि इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज को यह रेगुलेट कर सके, इनके लिए पॉलिसीज एक्सेट्रा बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। दोस्तों, पहले क्वेश्चन समझते हैं। इसका मतलब यह हुआ सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। तो प्राइमरी बर्डन क्या हुआ? प्राइमरी बर्डन वह ऑब्जेक्ट जिसका आपने इंश्योरेंस नहीं लिया था और वहां पे एक डैमेज होता है, जिससे आपको उसका रिस्क झेलना पड़ता है। दूसरा रिस्क यह हुआ कि चूंकि फॉर एग्जाम्पल आपकी प्लांट एंड मशीनरी उस समय पे काम नहीं कर रही है, या फिर आपका जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट को इंश्योरेंस ने कवर नहीं किया था, क्योंकि वहां पे डैमेज हुआ है, तो वह उपयोग में ना होने के कारण आपका कुछ समय तक बिजनेस इंटरप्टेड रहता है और वहां पे आपके लॉसेस या फिर पोटेंशियल लॉसेस होते हैं। तो उसके लिए आपको एक रिजर्व बना के रखना पड़ता है। दोस्तों, इस रिजर्व के लिए जो आपने प्रोविजन बनाया है, यह एक एडिशनल बर्डन है दोस्तों रिस्क का। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारे पास बिजनेस इंटरप्शन कॉस्ट, सेकंड ऑप्शन है गुड्स डैमेज्ड कॉस्ट, तीसरा ऑप्शन है सेटिंग असाइड रिजर्व्स एज अ प्रोविजन फॉर मीटिंग पोटेंशियल लॉसेस इन द फ्यूचर। यानी कि यदि आप इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो आपके ऊपर यह बर्डन रहता है कि आप अपने रिजर्व्स को कुछ हद तक सेट असाइड करें, अपने रिजर्व्स को एक्यूमुलेट करें, ताकि फ्यूचर में आपको यदि लॉसेस होते हैं तो आप इन रिजर्व से इन्हें सेट ऑफ कर सकें। तो यह एक एडिशनल रिस्क है दोस्तों, या फिर मैं कहूं यह एक सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क है। चौथा पॉइंट है हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ट अटैक। सो इनमें से जो राइट ऑप्शन होगा वह है थर्ड, सेटिंग असाइड रिजर्व्स एज अ प्रोविजन फॉर मीटिंग पोटेंशियल लॉसेस इन द फ्यूचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर। दोस्तों, हमें ट्रांसफर करना है अपना रिस्क टू अनदर पार्टी। रिस्क ट्रांसफर करने का मतलब है, यदि मैंने लाइफ इंश्योरेंस रिस्क कवर करना है, तो मेरा रिस्क किसी और पार्टी पे कैसे ट्रांसफर होगा। पहला ऑप्शन है बैंक एफडी। क्या बैंक एफडी से मेरा रिस्क ट्रांसफर होगा? जी नहीं, मेरा अमाउंट यदि बैंक के पास डिपॉजिटेड है तो इससे मेरा कोई रिस्क ट्रांसफर नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है इंश्योरेंस। जी हाँ, यही है राइट आंसर। इंश्योरेंस करा लेने से दोस्तों आपका जो रिस्क था वह ट्रांसफर हो गया है इंश्योरेंस कंपनी पे। यानी कि इंश्योरेंस इज द राइट मेथड टू ट्रांसफर द रिस्क। थर्ड ऑप्शन है इक्विटी शेयर्स और फोर्थ ऑप्शन है आपका रियल एस्टेट। दोस्तों, ये आपके इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, लेकिन ये आपके इंश्योरेंस के तरीके बिल्कुल नहीं है, या फिर मैं कहूं कि रिस्क कवर करने के तरीके नहीं है। तो रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस इज द बेस्ट मेथड। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। विच अमंग द फॉलोइंग सिनेरियोज वारंट इंश्योरेंस। यानी कि इनमें से किस सिनेरियो में एक इंश्योरेंस की आवश्यकता पड़ती है। पहला सिनेरियो है द सोल ब्रेड विनर ऑफ अ फैमिली माइट डाई अनटाइमली। यानी कि वह व्यक्ति जो अकेला अपना घर चलाता है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में आपको इंश्योरेंस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। यही है इसका सही आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अ पर्सन में लूज हिज वैलेट। यानी उस किसी व्यक्ति का यदि वॉलेट पर्स गुम हो जाता है। स्टॉक प्राइसेस में फॉल ड्रास्टिकली।
इसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता है दोस्तों। हाउस में लूज वैल्यू ड्यू टू नेचुरल वियर एंड टीयर, तो इसका भी कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली माइट डाई अनटाइमली। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस स्कीम इज रन बाय एन इंश्योरर एंड नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट, इनमें से कौन सी पॉलिसी है जो कि इंश्योरर द्वारा रन की जाती है, या फिर मैं कहूं कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि गवर्नमेंट वहां पे उसे उसका खर्चा नहीं पे करती है। तो इसमें आपके पास पहला ऑप्शन है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दूसरा ऑप्शन है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, तीसरा ऑप्शन है जन आरोग्य स्कीम जो कि एक करेक्ट आंसर है, और चौथा हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर जो राइट आंसर है वह है जन आरोग्य स्कीम। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ता हूं मैं। रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग इज कॉल्ड। दोस्तों अपना रिस्क ट्रांसफर कर रहे हैं, और यह जो मेथड है यह रिस्क पूलिंग का मतलब है अलग अलग व्यक्ति अपना रिस्क रिस्क पूलिंग के माध्यम से किसी और संस्था पर या ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रांसफर कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वह है सेविंग्स, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट्स, तीसरा ऑप्शन है इंश्योरेंस, और चौथा ऑप्शन है रिस्क मिटिगेशन। तो दोस्तों जो रिस्क ट्रांसफर करने का तरीका है थ्रू रिस्क पुलिंग, वह इंश्योरेंस कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द मेजर टू रिड्यूस चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ रिस्क आर नॉन एज। दोस्तों वह मेजर्स, वह तरीके जिनके द्वारा हम रिस्क को कम करने के उपाय करते हैं, उसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन रिस्क रिटेंशन, दूसरा ऑप्शन लॉस प्रिवेंशन, तीसरा ऑप्शन है रिस्क ट्रांसफर, या फिर रिस्क अवॉइडेंस। तो दोस्तों यदि हम बात कर रहे हैं मेजर्स टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ रिस्क, कि हमारा रिस्क ऑकर ही ना हो, हमारा रिस्क पैदा ही ना हो, तो उसके लिए हम जो मेजर प्रयोग में लाते हैं उसे कहते हैं लॉस प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, बाय ट्रांसफरिंग रिस्क टू इंश्योरर इट बिकम्स पॉसिबल। यदि आप अपना रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, तो क्या पॉसिबल हो जाता है? पहला पॉसिबिलिटी, टू बिकम केयरलेस अबाउट आवर एसेट्स, क्या हम अपने एसेट्स के प्रति, अपनी संपत्ति एक्सेट्रा के प्रति केयरलेस हो जाएंगे? जी नहीं। टू मेक मनी फ्रॉम इंश्योरेंस इन द इवेंट ऑफ लॉस। दोस्तों मेक मनी, इंश्योरेंस कोई बिजनेस नहीं है, यानी कि इंश्योरेंस से आप पैसा नहीं बनाते, आप वहां सिर्फ अपना रिस्क कवर करते हैं, तो यह भी राइट आंसर नहीं होगा। थर्ड, टू इग्नोर द पोटेंशियल रिस्क फेसिंग आवर एसेट्स, क्या हम अपने एसेट्स को जो रिस्क फेस कर रहे हैं उसे इग्नोर कर दें? जी नहीं दोस्तों। सही आंसर है टू एंजॉय पीस ऑफ माइंड एंड प्लान वंस बिजनेस मोर इफेक्टिवली, यानी कि यदि आप अपना रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी को, तो आप पीस ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ सकते हैं और अपने बिजनेस को इफेक्टिवली प्लान आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 9, origins of modern insurance business can be traced to। दोस्तों मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस की शुरुआत कहां से हुई थी? क्या यह पहला ऑप्शन है बॉटमरी, सेकंड ऑप्शन है लॉयड्स, थर्ड ऑप्शन है रोड्स, फोर्थ ऑप्शन है मल्होत्रा कमेटी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लॉयड्स। यहीं से जो हमारा मॉडर्न इंश्योरेंस है उसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंश्योरेंस कॉन्टेक्स्ट रिस्क रिटेंशन इंडिकेट्स अ सिचुएशन वेयर, यानी दोस्तों इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में, इंश्योरेंस के संदर्भ में रिस्क रिटेंशन, रिस्क को अपने पास रिटेन कर लेना, यह कौन सी सिचुएशन को दर्शाता है? यानी कि आप अपने रिस्क को अपने पास ही रख रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज इज नॉट देयर, यानी कि लॉस या डैमेज होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, जो कि इतना सही नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है लॉस प्रोड्यूसिंग इवेंट्स हैज नो वैल्यू, जो इवेंट्स जो आपको लॉस दे सकते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। प्रॉपर्टी इज कवर्ड बाय इंश्योरेंस, या फिर फोर्थ ऑप्शन है वन डिसाइड्स टू बेयर द रिस्क एंड इट्स इफेक्ट। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा यदि आप किसी रिस्क को रिटेन कर रहे हैं, इसका मतलब आप उससे होने वाले रिस्क और उसके इफेक्ट्स को खुद सफर करने के लिए, खुद बेयर करने के लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो यही होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सही है? इंश्योरेंस प्रोटेक्ट्स द एसेट्स, क्या इंश्योरेंस आपके एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है?
जी नहीं, इंश्योरेंस आपके एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? यदि लॉस होना है तो वो हो ही जाएगा। इंश्योरेंस प्रिवेंट्स इट्स लॉस, क्या इंश्योरेंस आपके लॉस को प्रिवेंट कर सकता है? जी नहीं, यदि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली भी हुई है तो भी आपके जो एसेट को लॉस होना है वो हो जाएगा। इसमें इंश्योरेंस आपके एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इंश्योरेंस रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, जी नहीं, लॉस की पॉसिबिलिटी जो पहले थी, इंश्योरेंस लेने के बाद भी लॉस की पॉसिबिलिटी वही रहेगी। तो यहां पर इंश्योरेंस लेने से उसकी पॉसिबिलिटी भी कम नहीं होती है। इंश्योरेंस पेज व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ एसेट, जी हाँ दोस्तों, यदि आपको लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई जरूर कर देगी। इसका मतलब जो सही ऑप्शन है वह है इंश्योरेंस पेज व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह कई बार रिपीट भी होता है। आउट ऑफ 400 हाउसेस ईच वैल्यूड एट 20,000, आपके एक गांव में 400 घर हैं और हर घर की कीमत है 20,000 रुपए। ऑन एन एवरेज 4 हाउसेस गेट बर्न्ट, हर साल अंदाजन 4 घर में आग लग जाती है, रिजल्टिंग इन अ कंबाइंड लॉस ऑफ 80,000। देखिए दोस्तों, एक घर की कीमत है 20,000, 4 घर की कीमत होगी 80,000, और 80,000 का आपको लॉस हो जाता है करीब करीब हर साल। What should be the annual contribution of each house owner to make good this loss? हर एक हाउस ओनर कितना पैसा कंट्रीब्यूट करे, कितना पैसा जमा करे कि इनका यह लॉस कवर हो जाए? देखिए दोस्तों, टोटल जो लॉस है वह है 80,000 और घर है यहाँ पे 400। यदि मैं 80,000 को, जो कि आपका टोटल लॉस है, उसे डिवाइड कर दूं सभी घरों में, यानी कि 400 हाउसेस में से डिवाइड कर दूं, तो जो आंसर आएगा वह होगा आपका कंट्रीब्यूशन, यानी कि आंसर होगा 80,000 डिवाइडेड बाय 400, विच इज ऑप्शन 2, विच इज 200 रुपीज। यानी कि एक बार फिर से समझते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। यदि आपके गांव में 400 घर है और वहां पर हर घर की कीमत 20,000 रुपए है और ऑन एन एवरेज 4 घर जल जाते हैं, तो यदि मैं कहूं कि किसी इंश्योरेंस कंपनी को यह लॉस की भरपाई करनी है तो वे कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 400 आपके हाउसेस हैं और 800 आपका टोटल लॉस है। यह लॉस आपके हाउसेस में डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा। इसका मतलब 80,000 डिवाइडेड बाय 400 विच गिव्स 200 रुपीज। तो यह आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा बाय ईच हाउस ओनर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेस ऑफ अ फ्यू बाय मेनी। पहला ऑप्शन है इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेस ऑफ अ फ्यू बाय मेनी। इंश्योरेंस एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा बहुत जो लॉसेस है फ्यू लोगों के, यानी कि काफी लिमिटेड लोगों के जो लॉस है वो मेनी लोगों में, बहुत सारे लोगों में बट जाए। दोस्तों, अगर मैं इस स्टेटमेंट को इस ऊपर वाले एग्जाम्पल के साथ पढ़ूं तो यहां पर क्या हुआ था दोस्तों, थोड़े से लोगों का लॉस, यानी कि सिर्फ 4 घर जो जल रहे थे, इन 4 लोगों का लॉस सभी लोगों में बट गया। इसका मतलब लॉसेस ऑफ ए फ्यू आर शेयर्ड बाय मेनी। तो यही है इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम एक बार देख लेते हैं। इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द रिस्क ऑफ वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस रिस्क को जरूर ट्रांसफर करता है लेकिन बिटवीन इंडिविजुअल्स नहीं करता है। यदि मैंने एक पॉलिसी ली है तो उसका जो रिस्क है, मैंने वह रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, ना कि किसी दूसरे इंडिविजुअल पर्सन को। तीसरा, इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेस ऑफ अ मेनी बाय फ्यू, यानी कि बहुत लोगों का लॉस कुछ लोग इसे शेयर करेंगे। जी नहीं, लॉस हमेशा लिमिटेड लोगों का ही होता है। यदि सभी का लॉस होगा तो उसे इंश्योरेंस कैसे कवर कर पाएगा? यानी कि पॉसिबिलिटी है कि पूरी पॉपुलेशन में से यदि 2% 5% लोगों को लॉस हो जाता है और पूरी की पूरी पॉपुलेशन उसे कवर कर देती है, तो यहां पर सभी लोगों में लॉस जो है वो बट जाता है प्रीमियम के तौर पर। नेक्स्ट ऑप्शन है इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द गेन्स ऑफ फ्यू टू मैनी। जी नहीं, गेन की तो हम यहां पर बात ही नहीं कर रहे। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन है वह है इंश्योरेंस इज अ मेथड ऑफ शेयरिंग द लॉसेस ऑफ ए फ्यू बाय मैनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। व्हाई डू इंश्योरर
arrange for survey and inspection of the property before acceptance of a risk। दोस्तों जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, किसी भी प्रॉपर्टी पर पॉलिसी प्रदान करने से पहले वह उस प्रॉपर्टी का सर्वे या इंस्पेक्शन क्यों करती है? पहला ऑप्शन है टू असेस द रिस्क फॉर रेटिंग पर्पसेस। सेकंड ऑप्शन टू फाइंड आउट हाउ द इंश्योर्ड परचेज्ड द प्रॉपर्टी। Third, to find out whether other insurers also have inspected the property. Fourth option, to find out whether neighboring property can also be insured। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह होगा टू असेस द रिस्क फॉर रेटिंग पर्पसेस। दोस्तों इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस प्रोडक्ट देने से पहले प्रॉपर्टी की रिस्क वाइज रेटिंग करनी पड़ती है और उसी के लिए वह उस प्रॉपर्टी का सर्वे या फिर इंस्पेक्शन करवाते हैं। तो दोस्तों यही होगा इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द बिलो ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस। इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करता है इंश्योरेंस को? तो पहला ऑप्शन है शेयरिंग द लॉसेस ऑफ मेनी बाय फ्यू। बहुत मैनी, लॉसेस ऑफ मैनी का मतलब है बहुत सारे लोगों के लॉसेस और बहुत कम लोग उसे शेयर करेंगे। जी नहीं, इसका बल्कि ऑपोजिट होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है शेयरिंग ऑफ लॉसेस ऑफ फ्यू बाय मैनी, यानी कि बहुत लोगों के जो लॉसेस हैं उसे फ्यू लोगों के जो लॉसेस हैं उसे मैनी लोग, बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। तो यही होगा इसका राइट आंसर। वन शेयरिंग द लॉसेस ऑफ फ्यू, जी नहीं, वन पर्सन कभी भी लॉसेस को बेयर नहीं करेगा, इसमें कोई इंश्योरेंस वाला फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है शेयरिंग ऑफ लॉसेस थ्रू सब्सिडी, जी नहीं, सब्सिडी की बात तो होती ही नहीं है इंश्योरेंस के केस में। तो हम कह सकते हैं कि इंश्योरेंस के केस में बहुत सारे लोगों की लॉसेस को, आई मीन फ्यू पीपल्स के लॉसेस को बहुत सारे लोगों में बट जाता है। तो यह बेसिकली इंश्योरेंस का मेजर कॉन्सेप्ट है या मैं कहूं बिजनेस मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, व्हाट इज मेंट बाय कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। दोस्तों ये एक टेक्निकल टर्म है, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। इसका मतलब क्या है? सम ऑफ कॉस्ट्स इनकर्ड व्हाइल सर्विसिंग द कस्टमर ओवर हिज लाइफ टाइम, यानी कि जो भी आपने कॉस्ट इनकर की है एज एन एजेंट या एज एन इंश्योरेंस, उस कस्टमर की सर्विसिंग के लिए, उस कस्टमर को सर्विस प्रदान करने के लिए ओवर हिज लास्ट लाइफ टाइम, क्या हम उसे कहेंगे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू? सेकेंड ऑप्शन, रैंक गिवन बाय कस्टमर बेस्ड ऑन बिजनेस जनरेटेड, जितना आपने बिजनेस जनरेट किया है उसके हिसाब से जो रैंक प्रोवाइड किया जाता है, क्या हम उसे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कहेंगे? Third, sum of economic benefits that can be achieved by building a long-term relationship with customer। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं कहूं कि कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है तो वह आप कैसे मेजर करेंगे? सम ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स नहीं। यदि आप उस कस्टमर के बेनिफिट फ्रेंड बन जाते हैं तो उस केस में जो सोशल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं उसकी बात नहीं की जा रही। इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी कि वह कस्टमर रिकमेंड करता है किसी और फ्रेंड या फैमिली मेंबर को पॉलिसी के लिए, तो उससे जो आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, और यह तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप उससे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। तो ये है इसका राइट आंसर। एक बार के लिए हम नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, मैक्सिमम इंश्योरेंस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कस्टमर। जी नहीं दोस्तों, यह भी उसकी कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू का पार्ट नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है सम ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट कैन बी अचीव्ड बाय बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Identify the scenario where a debate on the need for insurance is not required। दोस्तों उस सिनेरियो को बताइए जहां पर इंश्योरेंस की नीड की आवश्यकता ही नहीं है। यानी कि नॉर्मली लोग डिबेट करते हैं, यानी विचार विमर्श करते हैं कि क्या हमें इंश्योरेंस चाहिए या नहीं चाहिए। कौन सा वह सिनेरियो होगा जहां पर इस डिबेट की आवश्यकता ही नहीं है? पहला ऑप्शन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन बिजनेस लाइबिलिटी इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन मोटर इंश्योरेंस फॉर थर्ड पार्टी लायबिलिटी, और चौथा ऑप्शन है फायर इंश्योरेंस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोटर इंश्योरेंस फॉर थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि जो मोटर इंश्योरेंस है थर्ड पार्टी लायबिलिटी के लिए, यानी आप अपनी गाड़ी का, अपनी कार का या अपनी बाइक का यदि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं तो इसमें किसी डिबेट की आवश्यकता है ही नहीं। गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी कर रखा है दोस्तों।
लीगल प्रोविजंस के तहत आपको अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है। किसी प्रकार के किसी विचार विमर्श, किसी प्रकार के किसी डिबेट की कोई आवश्यकता है ही नहीं। वहीं अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की, तो हो सकता है इंश्योरेंस एजेंट सलाह दे कि इसकी आवश्यकता है, आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। वहीं ओनर का मानना है कि नहीं, इस प्रॉपर्टी में कोई लॉस होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह से विचार विमर्श आप कर सकते हैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के केस में, या फिर बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस के केस में, या फिर फायर इंश्योरेंस के केस में। लेकिन मोटर व्हीकल के केस में, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के केस में आपको किसी प्रकार के विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है। यह इंश्योरेंस आपको कराना ही कराना पड़ेगा। क्वेश्चन 18, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, हु कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ कंज्यूमर। दोस्तों, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आप किस व्यक्ति को कंज्यूमर नहीं कह सकते? पहला ऑप्शन, हायर्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, यानी कि कोई व्यक्ति किराए पर कोई गुड्स या सर्विसेज लेता है अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। दूसरा ऑप्शन, अ पर्सन हु बायज गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, यदि कोई पर्सन किसी सामान को परचेज करता है उसे रीसेल करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन एंड यूज देम, वह गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है एक कंसिडरेशन देकर, यानी एक अमाउंट पे कर कर, ताकि उसे यूज कर सके। और चौथा ऑप्शन है, यूजेस द सर्विसेज ऑफ अनदर फॉर ए कंसिडरेशन, आप किसी की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं फॉर सम कंसिडरेशन, यानी कि फॉर सम अमाउंट। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वह होगा अ पर्सन हु बायज गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। जब तक आप किसी भी वस्तु को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन हु, अगर मैं कहूं कि हु कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज कंज्यूमर, तो जो व्यक्ति उस किसी भी वस्तु का खुद प्रयोग ना करके, खुद उपभोग ना करके उसे आगे बेच देता है, आगे रीसेल कर देता है, तो वह कभी भी कंज्यूमर नहीं कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does not go on to make a healthy relationship। दोस्तों, अगर आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना है, तो आपको क्या नहीं करना होगा? पहला ऑप्शन अट्रैक्शन, दूसरा ऑप्शन ट्रस्ट, तीसरा ऑप्शन है कम्युनिकेशन, और चौथा ऑप्शन है स्केप्टिसिज्म, यानी कि शक करना। तो दोस्तों, स्केप्टिसिज्म से आपको दूर रहना होगा। दिस इज नॉट गुड टू मेक अ हेल्दी रिलेशनशिप। Which among the following is not an element of active listening। दोस्तों, एक्टिव लिसनिंग इनमें से कौन से पॉइंटर को आप नहीं कहेंगे? एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या नहीं है? पहला ऑप्शन, पेइंग गुड अटेंशन, दोस्तों ये तो एक्टिव लिसनिंग का पार्ट हो गया। बीइंग एक्सट्रीमली जजमेंटल, दोस्तों बीइंग एक्सट्रीमली जजमेंटल, आप किसी के प्रति बहुत ज्यादा जजमेंटल है, इसका मतलब आपके पास, आपके दिमाग में ऑलरेडी एक थॉट प्रोसेस है और आप सामने वाले की बात नहीं सुनना चाहते। एम्पैथिक लिसनिंग, जी हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली, बराबर से तरीके से जवाब देना, तो यह भी आपका एक्टिव लिसनिंग में कवर हो जाता है। दोस्तों, बीइंग एक्सट्रीमली जजमेंटल आपका एक्टिव लिसनिंग में कवर नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ। Which among the following is not a characteristics of ethical behavior। दोस्तों, इनमें से कौन सा उदाहरण एक एथिकल बिहेवियर नहीं है? एथिकल बिहेवियर यानी कि वह बिहेवियर जो आपके एथिक्स के अनुकूल रहे, जो आपके, आपकी नीति, आपके व्यवहार के अनुकूल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, मेकिंग एडिक्वेट डिस्क्लोजर टू एनेबल द क्लाइंट टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, आप सभी प्रकार के खुलासे क्लाइंट के सामने कर देते हैं ताकि वह एक समझदारी के साथ डिसीजन ले सके। यह तो बिल्कुल एथिकल बिहेवियर है। क्वेश्चन कह रहा है नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। जी हाँ, बिल्कुल, जो भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आपके पास है वह आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी होगी। थर्ड पॉइंट है, प्लेसिंग सेल्फ इंटरेस्ट अहेड ऑफ क्लाइंट्स इंटरेस्ट, आप अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट को, व्यक्तिगत फायदे को बढ़ावा देते हैं, उसे आगे रखते हैं, ना कि क्लाइंट के इंटरेस्ट को आगे रखते हैं। तो यह कोई अच्छी बात नहीं है दोस्तों, यह एक अच्छा एथिकल बिहेवियर नहीं है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है, प्लेसिंग क्लाइंट्स इंटरेस्ट अहेड ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। दोस्तों, यह तो एथिकल बिहेवियर है और क्वेश्चन हमसे नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिकल बिहेवियर कह रहा है, तो हमें ऑप्शन थर्ड चूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट अ टेंजिबल गुड।
दोस्तों टेंजिबल वह वस्तु होती है जिसे आप छू सकते हैं, टच एंड फील कर सकते हैं। तो दोस्तों हाउस को आप टच कर सकते हैं, तो यह तो टेंजिबल एसेट्स है। इंश्योरेंस, दोस्तों इंश्योरेंस इज नॉट अ टेंजिबल गुड। इंश्योरेंस को आप कैसे छू सकते हैं? इंश्योरेंस के पेपर्स जरूर हैं, लेकिन इंश्योरेंस जो आपको सुरक्षा कवच प्रदान करता है, आप उसे टच नहीं कर सकते। इसका मतलब वह एक टेंजिबल गुड्स नहीं है। मोबाइल फोन, बिल्कुल आप उसे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। अ पेयर ऑफ जीन्स, बिल्कुल यह भी एक टेंजिबल गुड्स है, तो इसका सही आंसर होगा इंश्योरेंस। बात करते हैं क्वेश्चन 23 की। डैश इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सर्विस क्वालिटी। इनमें से क्या सर्विस क्वालिटी का इंडिकेटर नहीं है? क्लेवरनेस, यानी कि चालाकी, चालबाजी। रिलायबिलिटी, यानी कि आप पर कोई भरोसा कर सकता है। एम्पैथी, आप दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। रेस्पॉन्सिवनेस, आप उन्हें सही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इनमें से व्हाट इज नॉट एन इंडिकेटर जी? क्लेवरलीनेस कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है सर्विस क्वालिटी का। सर्विस क्वालिटी के लिए आपको क्लेवरलीनेस की आवश्यकता नहीं है, आपको चालाकी की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24। इन इंडिया डैश इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। इंडिया में कौन सा इंश्योरेंस करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है? मोटर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, जी हाँ दोस्तों, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऑफ मोटर कार्स आपको करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। फायर इंश्योरेंस फॉर हाउसेस करा सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल कराना चाहे आप करा लीजिए। आप पेटीएम पर फ्लाइट बुक करते हैं, वहां पे एक ऑप्शन देता है, एक आप चेक बॉक्स को आप चेक कीजिए, आपसे 10 या 15 रुपए लेंगे और आपका इंश्योरेंस कर देंगे। पर्सनल एक्सीडेंट आपका पर्सनल चॉइस है, आप लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे नहीं ले सकते। लेकिन मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपका मैंडेटरी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। वन ऑफ द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ एन इंश्योर्ड इज, वह कौन सा तरीका है जिससे आप अपनी इंश्योरेंस कॉस्ट को कुछ हद तक कम कर सकते हैं? पहला है री इंश्योरेंस, यानी कि आपने किसी वस्तु का इंश्योरेंस करा दिया और उसका इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी फिर से करा रही है किसी और इंश्योरर के पास, तो जी नहीं दोस्तों, उससे कोई आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट कवर नहीं होगी। सेकंड है डिडक्टिबल, थर्ड है को इंश्योरेंस और फोर्थ है रिबेट। तो जिसका सही आंसर होगा वह होगा डिडक्टिबल, यानी कि लॉस की स्थिति में आपको कुछ अमाउंट एज ए डिडक्टिबल पे करना पड़ता है। तो जब आप ऐसी कंडीशंस के लिए साइन अप करते हैं तो आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट कुछ हद तक कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26। A customer having complaint regarding his insurance policy can approach IRDA through, यदि किसी कस्टमर को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रति कोई भी उसे शिकायत है, तो वह कहां जाके अप्रोच कर सकता है आईआरडीए को? आईजीएमएस, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, ओम्बड्समैन, आईजीएमएस और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम और ओम्बड्समैन। दोस्तों आईजीएमएस का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड जो आपके ग्रीवियंस होते हैं, जो आपकी शिकायतें होती हैं, उन्हें आप आईजीएमएस के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इसका राइट ऑप्शन। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है, ओम्बड्समैन है, या फिर इनमें से कोई एक ऑप्शन, यह करेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डील्स विद, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किससे डील करता है? कंप्लेंट अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनीज, क्या कंप्लेंट सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज के खिलाफ ही की जा सकती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में? जी नहीं। कंप्लेंट अगेंस्ट शॉपकीपर्स? जी नहीं। कंप्लेंट अगेंस्ट ब्रांड्स? नो। कंप्लेंट अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनीज या फिर ब्रांड्स या फिर शॉपकीपर्स? जी हाँ दोस्तों, यही है इसका राइट आंसर। यदि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप कंप्लेंट कर सकते हैं किसी के भी खिलाफ, यानी कि आप इंश्योरेंस कंपनीज के खिलाफ, ब्रांड्स के खिलाफ, शॉपकीपर्स के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 28। डैश हैज jurisdiction to entertain matters where value of goods or services and the compensation claim is up to 20 lakhs। यदि 20 lakhs तक के मामले हैं तो इन्हें कौन सुलझा सकता है? पहला है हाई कोर्ट, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट फोरम, तीसरा है स्टेट कमीशन और चौथा है नेशनल कमीशन। तो दोस्तों 20 लाख तक के मामलों का सुलझाना डिस्ट्रिक्ट फोरम में हो सकता है, तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा। इन कस्टमर रिलेशनशिप, इन कस्टमर रिलेशनशिप द फर्स्ट इंप्रेशन इज क्रिएटेड। पहला इंप्रेशन कैसे क्रिएट होता है दोस्तों? बाय बीइंग कॉन्फिडेंट, बाय बीइंग ऑन टाइम, बाय शोइंग इंटरेस्ट
या फिर बाय बीइंग ऑन टाइम, शोइंग इंटरेस्ट एंड बीइंग कॉन्फिडेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको तीनों क्वालिटी दिखानी होगी। आपको टाइम पे आना होगा, इंटरेस्ट दिखाना होगा और कॉन्फिडेंट रहना होगा। क्वेश्चन 30th, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को चुनिए। एथिकल बिहेवियर इज इम्पॉसिबल वाइल सेलिंग इंश्योरेंस। क्या एथिकल बिहेवियर, एक अच्छा बिहेवियर रखना इम्पॉसिबल है इंश्योरेंस बेचते वक्त? जी नहीं। इंश्योरेंस बिहेवियर इज नॉट नेसेसरी फॉर, एथिकल बिहेवियर इज नॉट नेसेसरी फॉर इंश्योरेंस एजेंट। क्या एथिकल बिहेवियर्स की आवश्यकता इंश्योरेंस एजेंट्स को नहीं है? नहीं नहीं, क्यों, सबको उसकी आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट, ethical behavior helps in developing trust between the agent and the insurance। जी हाँ, ethical behavior के साथ आप एक ट्रस्ट का माहौल डेवलप कर सकते हैं बिटवीन द एजेंट यानी आपके और इंश्योरेंस यानी कि आपके कस्टमर के बीच। ethical behavior is expected from the top management only। यदि आप कहें कि ethical behavior सिर्फ टॉप मैनेजमेंट से आना चाहिए तो जी नहीं, यह हर लेवल पे एप्लीकेबल है। क्वेश्चन 31, एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स। एक्टिव लिसनिंग आप किसे कहेंगे? पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर, गिविंग एन ओकेशनल नॉड एंड स्माइल, बीच बीच में आप उसे ऐसे मुंडे हिला देते हैं और स्माइल दे देते हैं, प्रोवाइडिंग फीडबैक, आप उसे फीडबैक देते हैं यानी कि यदि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई तो उसे वापस पूछते हैं और इस हिसाब से आपसे डिस्कस करते हैं, या फिर पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर, गिविंग एन ओकेशनल नॉड एंड स्माइल एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। जी हाँ दोस्तों, ये जो तीनों प्रकार है, यह तीनों प्रकार ही एक्टिव लिसनिंग को कवर किया जाता है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, पेइंग अटेंशन टू द स्पीकर, गिविंग एन ओकेशनल नॉड एंड स्माइल एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। Next question 32. The dash has jurisdiction to entertain complaints where value of the goods or services and the compensation claimed is up to 20 lakhs। दोस्तों रिपीटिशन है, ऑलरेडी हमने ऐसा एक क्वेश्चन देखा था। अप टू 20 लैक्स के जो मामले हैं वे आपके डिस्ट्रिक्ट फोरम में सुलझाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन है वह है स्टेट कमीशन, जिला परिषद, नेशनल कमीशन। तो राइट ऑप्शन इज डिस्ट्रिक्ट फोरम। क्वेश्चन 34, एक्सपेंड द टर्म आईजीएमएस। दोस्तों अभी हमने ये डिस्कस किया भी था पिछले क्वेश्चंस में। आईजीएमएस को आप कैसे डिफाइन करते हैं? इंश्योरेंस जनरल मैनेजमेंट सिस्टम? जी नहीं। इंडियन जनरल मैनेजमेंट सिस्टम? जी नहीं। इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम? जी हाँ, इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन 4 वाज इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंट ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। जी नहीं, यह भी कोई इसका राइट आंसर नहीं है। क्वेश्चन 35 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द बिलो कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल एजेंसीज वुड हैंडल कस्टमर डिस्प्यूट्स अमाउंटिंग टू ₹20 lakhs एंड ₹100 lakhs? इनमें से कौन सी वह एजेंसी है जो कि 20 लाख से 100 लाख तक के मामलों को सुलझाने में सक्षम है? तो वह, क्या वह डिस्ट्रिक्ट फोरम है? जी नहीं। क्या वह स्टेट कमीशन है? जी हाँ, स्टेट कमीशन के पास 20 लाख से 100 लाख तक के मामले सुलझाने का अधिकार है। 20 लाख से कम के मामले हमने देखा था डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाते हैं। नेशनल कमीशन जी नहीं, जिला परिषद जी नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म द बेसिस फॉर अ वैलिड कंज्यूमर कंप्लेंट? इनमें से कौन सा जो बेसिस है वह एक वैलिड कंज्यूमर कंप्लेंट का आधार नहीं हो सकता? पहला, शॉपकीपर चार्जिंग अ प्राइस अबव द एमआरपी। यदि कोई दुकानदार है वह एमआरपी से अधिक प्राइस आपसे चार्ज कर रहा है तो ऑब्वियसली यह तो एक वैलिड कंप्लेंट का आधार है। शॉपकीपर नॉट एडवाइजिंग द कस्टमर ऑन द बेस्ट प्रोडक्ट इन अ कैटेगरी। शॉपकीपर जो है वह कस्टमर को एडवाइस नहीं कर रहा है कि भाई यह बेस्ट प्रोडक्ट है या फिर कोई दूसरा बेस्ट प्रोडक्ट है, तो यह कोई आधार नहीं हो सकता है आपकी कंप्लेन का कि भाई शॉपकीपर ने आपको एडवाइस नहीं करा कि कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट आप यूज कीजिए। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ वैलिड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कैन नॉट फॉर्म द वैलिड यानी कि कौन सा इसमें वैलिड नहीं है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट ऑप्शन है एलर्जी वार्निंग नॉट गिवन ऑन अ ड्रग बॉटल, और फोर्थ पॉइंट है फॉल्टी प्रोडक्ट्स। तो इन सब के लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको जो आपका शॉपकीपर है वह नहीं बता रहा कि बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है इस कैटेगरी में, क्योंकि कस्टमर को अगर गुड्स परचेज करने हैं तो कस्टमर को खुद पता होना चाहिए कि बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा उसे लेना है। तो इसमें अगर आपका शॉपकीपर आपको सलाह नहीं देता है तो आप इसके लिए उसकी कंप्लेन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 37,
Which of the below will be the most appropriate option for a customer to lodge an insurance policy related complaint? दोस्तों, यदि किसी कस्टमर को इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड कंप्लेन रजिस्टर करनी है तो वह कहां जाएगा? पहला ऑप्शन पुलिस, जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएगा? इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, जी हाँ दोस्तों, दिस इज द राइट ऑप्शन। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास आपके पास शिकायत जाएगी और उसके बाद ही इसका सुलझा हो सकता है। क्वेश्चन फोर्थ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जी नहीं, सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं जाया जाएगा, तो इससे पहले इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जाया जाएगा, तो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 38, which of the below statement is correct with regards to the territorial jurisdiction of the insurance ombudsman? दोस्तों, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की मैं कहूं कि कौन से इंश्योरेंस ओम्बड्स के और ओम्बड्समैन के पास कौन सा एरिया है जुरिस्डिक्शन का, तो उसके संबंध में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला ऑप्शन, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन हैज नेशनल जुरिस्डिक्शन, क्या पूरे नेशन वाइड इसकी जुरिस्डिक्शन होती है? या फिर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन हैज स्टेट जुरिस्डिक्शन, स्टेट वाइज इसकी जुरिस्डिक्शन होती है? जी नहीं। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन हैज डिस्ट्रिक्ट जुरिस्डिक्शन, भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी नहीं। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ऑपरेट्स ओनली विद इन द स्पेसिफाइड टेरिटोरियल लिमिट्स। दोस्तों, गवर्नमेंट जो भी स्पेसिफाई करती है टेरिटोरियल लिमिट्स, उसके तहत ही इंश्योरेंस ओम्बड्समैन काम करता है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। How is the complaint to be launched with an insurance ombudsman? इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास यदि आपको कंप्लेन करनी है तो उसका सही तरीका क्या होगा? द कंप्लेन इज टू बी मेड इन राइटिंग, आपको क्या कंप्लेन राइटिंग में लिख के देनी होगी? दूसरा ऑप्शन है द कंप्लेंट इज टू बी मेड ओरली ओवर फोन, या फिर आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को फोन कर कर कह सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, द कंप्लेन इज टू बी मेड ओरली इन द फेस टू फेस मैनर, आप क्या उसे फेस टू फेस जाकर वन टू वन तरीके से कंप्लेन करेंगे? जी नहीं। द कंप्लेंट इज टू बी मेड थ्रू न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, यह कौन सा तरीका है भाई इंश्योरेंस कंप्लेन करने का कि आप एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दें? तो ये तीनों तरीके गलत है। जो पहला तरीका है वही सही तरीका है, द कंप्लेंट इज टू बी मेड इन राइटिंग, आपको राइटिंग में कंप्लेन करके देनी होगी। What is the time limit for approaching an insurance ombudsman? इंश्योरेंस ombudsman के पास आपको सही टाइम लिमिट क्या है कि आप उसे अप्रोच करें? पहला ऑप्शन, विद इन 2 years ऑफ रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट बाय द इंश्योरर, जैसे ही इंश्योरर आपकी कंप्लेंट को रिजेक्ट कर देता है तो आप 2 साल के अंदर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को अप्रोच करेंगे? जी नहीं। विद इन 3 years ऑफ रिजेक्शन, जी नहीं, विद इन 3 years भी नहीं। विद इन 1 year ऑफ रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेंट बाय द इंश्योरेंस, जी हाँ, जैसे ही इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी कंप्लेन को रिजेक्ट कर देती है, उसके 1 year के अंदर आपको इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को रीच आउट करना होगा। फोर्थ ऑप्शन इज विद इन 1 month ऑफ रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेंट बाय द इंश्योरर, जो कि गलत ऑप्शन है। सो द राइट ऑप्शन वाज 3। Which among the following is not a prerequisite for launching a complaint with the ombudsman? इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वह प्री रिक्विजिट यानी कि जो आपको पहले चाहिए फॉर लॉन्चिंग अ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट करने के लिए विद द ombudsman? द कंप्लेंट मस्ट बी एन इंडिविजुअल ऑन अ पर्सनल लाइंस इंश्योरेंस, द कंप्लेंट क्या आपकी, दूसरा ऑप्शन है द कंप्लेंट मस्ट बी लॉन्च्ड विद इन 1 year ऑफ द इंश्योरर रिजेक्टिंग द क्लेम, द कंप्लेंट। थर्ड ऑप्शन है द कंप्लेनेंट हैज टू अप्रोच अ कंज्यूमर फोरम प्रायर टू द ओम्बड्समैन। तो दोस्तों, ओम्बड्समैन के पास पहुंचने से पहले आपको कंज्यूमर फोरम में पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट? द आंसर इज ऑप्शन 3। ऑप्शन 4, द टोटल रिलीफ सॉट मस्ट बी विद इन एन अमाउंट ऑफ ₹20 lakhs, ऐसी भी कोई आवश्यकता नहीं है। Are there any fee charges that needs to be paid for lodging the complaint with the ombudsman? क्या इसके लिए आपको कोई फीस देनी होगी? पहला ऑप्शन है फीस ऑफ 100 नीडेड टू बी पेड, 100 रुपए की फीस। दूसरा है नो फीस और चार्जेस नीड टू बी पेड, आपको किसी प्रकार की फीस या चार्जेस देने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। सो ऑप्शन 3 और 4 विच टॉक्स अबाउट 20% और 10% ऑफ द रिलीफ, ये भी आपको जरूरत नहीं है फी पे करने की। सो दीज आर ऑल्सो रॉन्ग, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 2।
क्वेश्चन 41, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोहर्शन? कोहर्शन मतलब किसी पर जोर जबरदस्ती या दबाव करना। तो कौन सा एग्जाम्पल है कोहर्शन का? पहला, रमेश साइंस ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ द फाइन प्रिंट। रमेश ने कोई साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और उसके पास उसकी कोई फाइन प्रिंट की नॉलेज नहीं है, यानी कि बारीकियों के बारे में जानकारी नहीं है। तो क्या उस पर कोई जोर जबरदस्ती हुई है? जी नहीं। रमेश threatens to kill महेश if he does not sign the contract। रमेश धमकी देता है कि वह महेश को मार देगा यदि वह साइन नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोहिर्शन का, जोर जबरदस्ती का प्रयोग किया गया है। तो यही है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन नॉट बी इंश्योर्ड बाय रमेश? इनमें से कौन सी वस्तु है जो रमेश इंश्योर नहीं कर सकता, जिसपे एक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकता? पहला, रमेश हाउस। जी हाँ, रमेश हाउस के ऊपर डेफिनेटली पॉलिसी ली जा सकती है। रमेश स्पाउस, जी हाँ बिल्कुल नेचुरल पर्सन है, इसके लिए पॉलिसी ली जा सकती है। रमेश फ्रेंड, जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर इज रमेश फ्रेंड। आप अपने किसी दोस्त पर एक पॉलिसी नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि यहाँ आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। आप अपनी फैमिली मेंबर्स की पॉलिसी ले सकते हैं यदि आपको उनका रिस्क कवर करना है, लेकिन आप अपने फ्रेंड के लिए पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है रमेश पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के लिए भी डेफिनेटली रमेश पॉलिसी ले सकता है, रमेश अपने फ्रेंड के लिए पॉलिसी नहीं ले सकता। क्वेश्चन 43, विच एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद प्रीमियम? दोस्तों, यदि मैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जहां पर एक ऑफर होगा, एक एक्सेप्टेंस होगा और वहां पर एक कंसिडरेशन होगी। तो दोस्तों, जो प्रीमियम है वह कंसिडरेशन का पार्ट है। कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न एंड दिस समथिंग इज मॉनेटरी अमाउंट। सो एक मॉनेटरी अमाउंट कवर करता है प्रीमियम को इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन टू, कंसिडरेशन। क्वेश्चन 44, dash relates to inaccurate statements which are made without any fraudulent intention। दोस्तों, यदि आप कोई inaccurate statement कर देते हैं, कोई भी inaccurate facts या गलत statement किसी को दे देते हैं, और आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो मंशा है वह फ्रॉड करने की बिल्कुल नहीं है, तो उसे हम कहेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। टेक्निकल टर्म्स में उसे मिस रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। क्वेश्चन 44, डैश इन्वॉल्व्स प्रेशर अप्लाइड थ्रू क्रिमिनल मींस। किसे हम कहेंगे कि आपने किसी व्यक्ति पर प्रेशर अप्लाई किया है, और किसके जरिए? क्रिमिनल मींस के जरिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज के जरिए। क्या उसे फ्रॉड कहेंगे? जी नहीं। अनड्यू इन्फ्लुएंस? जी नहीं। क्वेश्चन ऑप्शन थ्री, कोहर्शन। जी हाँ दोस्तों, कोहर्शन कहेगा, कहलाएगा कि आप किसी के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं थ्रू क्रिमिनल मीन्स। जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारने की धमकी देता है, तो वह आपका कोहर्शन में कवर होता है। क्वेश्चन 46, which among the following is true regarding life insurance contracts? लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है, दे आर वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। जी नहीं, यह तो ट्रू नहीं है। दे आर वर्बल विच आर लीगली इन्फोर्सिबल। जी नहीं, यह नहीं, यह भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। दे आर कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन टू पार्टीज, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जी हाँ दोस्तों, दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, यह एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंश्योरर, इंश्योरेंस मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है, एड इंश्योर्ड यानी कि वह पर्सन जिसका इंश्योरेंस हुआ है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स। दे आर सिमिलर टू वेजर कॉन्ट्रैक्ट। जी नहीं, वेजर कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं है। वेजर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सट्टेबाजी वाले कॉन्ट्रैक्ट, जी नहीं। क्वेश्चन 47, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट? इनमें से कौन सा ऑप्शन एक वैलिड कंसिडरेशन? कंसिडरेशन का मतलब होता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट में समथिंग इन रिटर्न, वापसी में कुछ भी प्राप्त होना। यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है? पहला है मनी। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपको मनी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी हो सकती है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से, आप मुझे ये काम कर दीजिए, मैं आपको ये प्रॉपर्टी दे दूंगा, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन है ब्राइब। जी हाँ दोस्तों, ब्राइब इज समथिंग विच इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ब्राइब आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 48,
Which of the below party is not eligible to enter into a life इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? इनमें से कौन से व्यक्ति, कौन सी पार्टी जो है वह लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती, नॉट एलिजिबल? पहला ऑप्शन है बिजनेस ओनर, तो डेफिनेटली बिजनेस ओनर तो कर ही सकता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर, इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। सेकंड, माइनर। माइनर का मतलब वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है। तो दोस्तों, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में माइनर के प्रति कहा गया है कि वह किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर नहीं हो सकता, तो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी माइनर अपने नाम पे नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो एक्शन शो केसेस द प्रिंसिपल ऑफ? दोस्तों, उब्रीमा फीड्स का मतलब है, ये एक लेटिन की टर्म है और इसका मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ, एक अच्छे फेथ में, एक गुड फेथ में कोई भी चीज करना। पहला ऑप्शन है यहाँ पे लाइंग अबाउट नॉन मेडिकल कंडीशंस ऑन एन इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म। एक इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म पे आप अपनी किसी मेडिकल कंडीशन को के बारे में झूठ बोल देते हैं। दूसरा ऑप्शन है नॉट रिवीलिंग नॉन मटेरियल फैक्ट्स, कोई मटेरियल फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आप उसको रिवील नहीं करते, अपने इंश्योरेंस एजेंट को नहीं बताते। तीसरा है डिस्क्लोजिंग नॉन मटेरियल फैक्ट्स ऑन एन इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म, यानी कि आप सारे मटेरियल फैक्ट्स को जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फैक्ट्स हैं, आप उनको डिस्क्लोज करते हैं, उनके सभी खुलासे दे देते हैं इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म में। तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू इंश्योरेबल इंटरेस्ट? दोस्तों, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कि वह वस्तु जिसका मैं इंश्योरेंस कराना चाहता हूं वह वस्तु मेरी होनी चाहिए, यानी कि मेरा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है फादर टेकिंग आउट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सन। जी हाँ, बिल्कुल, फादर अपने सन की इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है क्योंकि फादर का सन में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। हमें फाइंड करना है नॉट करेक्ट, तो नॉट है यहाँ पे, देखते हैं आगे। स्पाउस टेकिंग आउट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन वन अनदर। जी हाँ, हस्बैंड वाइफ की या वाइफ हस्बैंड की पॉलिसी ले सकते हैं। फ्रेंड्स टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन वन अनदर। जी नहीं, फ्रेंड्स ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी एक दूसरे की नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि मैं, मेरा एक फ्रेंड है मिस्टर एक्स, मैं उसकी नाम पर पॉलिसी ले लूं और उसे कुछ हो जाए तो मुझे अमाउंट मिले इंश्योरेंस कंपनी से, ऐसा कभी नहीं होगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन एम्प्लॉइज। जी हाँ, ये तो बहुत कॉमन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा फ्रेंड्स टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 51, when is it essential for insurable interest to be present in case of life insurance? तो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वह कब, किस समय में, किस काल में होना चाहिए? सो इसका जो ऑप्शन है वह है एट द टाइम ऑफ टेकिंग आउट इंश्योरेंस, यानी कि जब आप इंश्योरेंस लेते हैं उस वक्त। एट द टाइम ऑफ क्लेम, क्या क्लेम के दौरान? जी नहीं दोस्तों, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। जी नहीं, ऑप्शन तो गलत है, हमें इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए आपका ईदर एट टाइम ऑफ पॉलिसी परचेज और एट द टाइम ऑफ क्लेम। क्या ऐसा है कि आप या तो अभी आपके पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो या फिर पॉलिसी के टाइम पे? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ इंश्योरेंस, मैं जिस वक्त इंश्योरेंस ले रहा हूं उस वक्त उस पर्सन की लाइफ में मेरे पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, फाइंड आउट द प्रॉक्सिमेट कॉज फॉर डेथ इन द फॉलोइंग सिनेरियो। दोस्तों, एक एग्जाम्पल है और यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि कौन सा जो रीजन है वह इस पर्सन की डेथ का रीजन है। अजय फॉल्स ऑफ ए हॉर्स एंड ब्रेक्स हिज बैक। दोस्तों, अजय एक घोड़े से गिर जाता है और उसकी कमर टूट जाती है। ही लाइज देयर इन अ पूल ऑफ वाटर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स निमोनिया। वहां वह पानी के एक पूल में गिर जाता है और वहां उसे निमोनिया हो जाता है। ही इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड डाइज बिकॉज ऑफ निमोनिया। वह हॉस्पिटल में मर जाता है क्योंकि उसकी मृत्यु निमोनिया से हो जाती है। तो इसमें जो रीजन है डेथ का, हम उसे क्या कहेंगे? इंश्योरेंस के हिसाब से जो सही ऑप्शन है वह है फॉलिंग ऑफ अ हॉर्स। यदि वह हॉर्स से गिरता ही नहीं तो ना तो वह पानी में गिरता, ना उसे ठंड लगती, ना उसे निमोनिया होता। तो दोस्तों, सही ऑप्शन होगा फॉलिंग ऑफ अ हॉर्स। क्वेश्चन 53, कैन अ कंप्लेंट बी लॉन्च्ड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंश्योरर? क्या एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के प्रति आप एक कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो? यस, बिल्कुल। ऑप्शन 2 is the right option wherein we talk about yes, complaint can be launched against a private insurer। बिल्कुल की जा सकती है।
उसके अलावा के जो ऑप्शंस है वह करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 54, हाउ डज डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस रिस्क ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट्स यानी कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक इंटरेस्ट, एफडीज एक्सेट्रा, फाइनेंशियल मार्केट्स में जो रिस्क है उसे आप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू कैसे कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड इन्वेस्टिंग देम इन वन प्लेस, क्या आप अलग अलग जगह से पैसा इकट्ठा करके सभी के सभी पैसे को एक ही जगह इन्वेस्ट कर देंगे? जी नहीं, इससे तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है इन्वेस्टिंग फंड्स अक्रॉस वेरियस एसेट क्लास। जी हाँ दोस्तों, आप यदि आपने फंड्स को अक्रॉस एसेट्स क्लास डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो रिस्क है वह कवर होगा। इसका मतलब आप कुछ अमाउंट्स के एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ अमाउंट का आप डिबेंचर्स ले लेते हैं, कुछ अमाउंट की आप बॉन्ड्स ले लेते हैं, कुछ अमाउंट की आप गोल्ड ले लेते हैं, और कुछ अमाउंट को यदि आप शेयर मार्केट इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ अमाउंट्स को आप म्यूचुअल फंड्स में डाल देते हैं। तो इससे आप डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं और आपका रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के कारण कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनिंग टाइम डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट्स। जी नहीं, यह भी कोई राइट ऑप्शन नहीं है। इन्वेस्टिंग इन सेफ एसेट्स, दोस्तों सेफ एसेट्स कब अनसेफ हो जाए पता नहीं लगता। तो दोस्तों जो सही ऑप्शन है वह है इन्वेस्टिंग फंड्स अक्रॉस वेरियस एसेट्स क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वह लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का एलिमेंट नहीं है? एसेट, रिस्क, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, या फिर सब्सिडी। दोस्तों राइट आंसर सब्सिडी है। जो सब्सिडी का पोर्शन है वह लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का कोई एलिमेंट नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह एक इंपॉर्टेंट टर्म है, हु डिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एच एल वी। दोस्तों एच एल वी किसने डिवाइज किया था, ये टर्म किसने फाइंड आउट की थी? एच एल वी का मतलब क्या है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एच एल वी का मतलब है ह्यूमन लाइफ वैल्यू दोस्तों, और यह टर्म डिस्क्राइब की थी प्रोफेसर ह्यूबनर ने। तो द राइट आंसर इज प्रोफेसर ह्यूबनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, which of the following mentioned insurance plan has the least or no amount of savings element। देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ इंश्योरेंस में कुछ सेविंग्स का भी पोर्शन होता है और कुछ इंश्योरेंस में कोई भी सेविंग का अमाउंट नहीं होता है। तो अब वह कौन सा प्लान है जहां पे सेविंग का कोई भी अमाउंट नहीं होता है, यानी कि अगर आपका इंसिडेंट नहीं हुआ तो आपको आपका सेव किया हुआ कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा? दैट इज टर्म इंश्योरेंस प्लान। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस प्लान के केस में आपको सेविंग्स का कोई एलिमेंट नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 58, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी टर्म्ड एज एन एसेट। इनमें से आप किसे एसेट नहीं कह सकते? कार, ह्यूमन लाइफ, एयर, हाउस। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एयर। लेकिन आने वाले दिनों में जो फ्रेश एयर है, डेफिनेटली जब इसकी शॉर्टेज हो जाएगी तो हो सकता है इसे भी एसिड करार कर दिया जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ इसे एसिड नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द बिलो कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर रिस्क। दोस्तों रिस्क का मतलब है किसी चीज का लॉस हो जाए, और यदि वह लॉस नेचुरल वियर एंड टीयर से होता है, यानी कि किसी भी वस्तु की नेचुरल वियर एंड टीयर जो लॉस है वह होना ही होना। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी चलेगी तो उसके टायर घिसेंगे ही घिसेंगे, तो यह एक नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल वियर एंड टीयर, तो इसका कोई आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते दोस्तों। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? Life insurance policies are contracts of indemnity while general insurance policies are contract of assurance. Next point है, life insurance policies are contracts of assurance while general insurance policies are contract of indemnity. Third option है, in case of general insurance the life event protects against is certain. Next option है, the certainty of life event in case of general insurance increases with time. So the right option is life insurance policies are contract of assurance. दोस्तों जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है उसे कहा जाता है एश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जो आपकी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी है, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब लाइफ के अलावा जो भी पॉलिसी होती है वे सारी जनरल इंश्योरेंस में कवर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, मरीन या फायर का इंश्योरेंस है, एटसेट्रा, ये सब आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन, which among the following method is a traditional method that can help determine the insurance need by an individual। दोस्तों किस कैलकुलेशन के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति की इंश्योरेंस नीड को डिटरमिन करते हैं?
तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ह्यूमन लाइफ वैल्यू, HLV। HLV के बारे में हमने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस HLV के द्वारा ही आप इंश्योरेंस नीडेड बाय एन इंडिविजुअल, किसको कितनी इंश्योरेंस चाहिए, इसे डिटरमिन करते हैं। Next question, 62. Which of the below is the most appropriate explanation for the fact that young people are charged lesser life insurance premium as compared to old people? दोस्तों आपने देखा होगा यदि आप कम उम्र में इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपका प्रीमियम काफी कम बनता है, और जब आप बड़ी उम्र में इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका प्रीमियम ज्यादा बनता है। इसका क्या रीजन है दोस्तों? इसका यही रीजन है, मोर्टेलिटी इज रिलेटेड टू एज। मोर्टेलिटी क्या मतलब? हर व्यक्ति जो है उसने मर जाना है, और यह किससे रिलेटेड है? यह एज से रिलेटेड है। जिसकी जितनी ज्यादा एज होगी वहां पे मोर्टेलिटी का फैक्टर उतना ही अधिक होगा। कम एज या 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, यहाँ पे मोर्टेलिटी का जो रेशियो है वह कम रहता है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्रीमियम भी कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? दोस्तों जो आपके कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनमें से कौन सी एडवांटेज इन पे एप्लीकेबल नहीं होती है? तो पहली है सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट। दोस्तों डेफिनेटली इंश्योरेंस के थ्रू आप सेफ वे में अपना पैसा लगाते हैं। इनकलकेट सेविंग डिसिप्लिन, दोस्तों एक सेविंग की आदत हमारी लग जाती है, जो कि एक अच्छा फैक्टर है, क्योंकि अदरवाइज हम उस पैसे को स्पेंड कर देते हैं। लोअर yields, दोस्तों लोअर yield is the right option. This is not an advantage of cash value insurance contract. इनकम टैक्स एडवांटेज डेफिनेटली एक आपकी एडवांटेज है, आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। क्वेश्चन 64, विच ऑफ द बिलो इज एन एडवांटेज ऑफ कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? दोस्तों इनमें से कौन सी एडवांटेज है कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की? सो तो पहला है रिटर्न सब्जेक्ट टू कोरोडिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि जो रिटर्न है वह आपकी जो कोरोडिंग इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन भी बढ़ती रहती है और उसको जो इम्पैक्ट काउंटर इम्पैक्ट देता है वह आपकी रिटर्न दे देती है। सेकेंड ऑप्शन है आपका लो एक्यूमुलेशन इन अर्लियर ईयर्स, एक्यूमुलेटेड अमाउंट्स आपका अर्लियर ईयर्स में कुछ भी नहीं होता है। लोअर इल्ड्स, लो इल्ड होती है, लेकिन ये आपकी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, बिल्कुल। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो यह बिल्कुल सिक्योर रहती है इंश्योरेंस कंपनी के पास, आपको अपने पैसे की गारंटीड जो है वो वापसी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, which among the following would you recommend in order to seek protection against unforeseeable events? यदि आपको अपने अनफोर्सीन इवेंट्स को कवर करना है तो आप क्या रिकमेंड करेंगे? जी हाँ, आपको रिकमेंड करना होगा इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस ही आपके अनफोर्सीन रिस्क को कवर करता है। अगले जो ऑप्शन है जैसे कि एफडीज, शेयर्स, डिबेंचर, रिस्क को कैसे कवर करेंगे दोस्तों? तो इंश्योरेंस इज दी सुरक्षा कवच जो आपको अनफोर्सीन इवेंट से सुरक्षा प्रदान करेगा। क्वेश्चन 66, विच इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग? दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग का समय, सही समय क्या है? तो दोस्तों क्या ये रिटायरमेंट के बाद शुरू करनी चाहिए? जी नहीं। एज सुन एज वन गेट्स हिज फर्स्ट सैलरी, जैसे ही आपके पास पहली सैलरी आती है आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए दोस्तों, ना कि आफ्टर मैरिज, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ओनली आफ्टर वन गेट्स रिच, जी नहीं दोस्तों। यदि आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप रिच बन जाएंगे, लेकिन यदि आप वेट करेंगे कि पहले मैं रिच बन जाऊं फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करूं, तो दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 67, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग? इनमें से कौन सा जो है वह ऑब्जेक्टिव नहीं है टैक्स प्लानिंग का? पहला मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट, reduced tax benefit as a result of prudent investments, टैक्स इवेजन। दोस्तों टैक्स इवेजन का मतलब है टैक्स को गलत तरीके से बचाना, टैक्स को बचाने के गलत तरीके। नेक्स्ट पॉइंट है फुल एडवांटेज ऑफ टैक्स ब्रेक्स। तो दोस्तों टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? टैक्स इवेजन नहीं है कि हम टैक्स को इवेड करें, हमें जो है सही टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा। हाँ, यदि आप विद इन द लॉ रहकर अपना टैक्स कम करते हैं तो दैट इज परफेक्टली फाइन। क्वेश्चन 68, an individual with an aggressive risk profile is likely to follow wealth dash investment style। दोस्तों यदि एक इंडिविजुअल है जिसकी एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल है तो वह कौन सा इन्वेस्टमेंट स्टाइल चूज करता है? द राइट आंसर इज एक्यूमुलेशन। दोस्तों वेल्थ को एक्यूमुलेट करता है। क्वेश्चन 69, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट?
दोस्तों, वेल्थ एक्यूमुलेट करने का, वेल्थ को इस तरह से एक्यूमुलेट करने का कौन सा सही प्रोडक्ट है? पहला है बैंक लोन्स, जी नहीं। शेयर्स, जी हाँ दोस्तों, शेयर्स के थ्रू आपकी जो है वेल्थ वो एक्यूमुलेशन होता है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, जी नहीं, ये तो रिस्क कवर करता है। सेविंग बैंक अकाउंट, ये नहीं, यहाँ तो इन्फ्लेशन ही ऑलरेडी इसको नेगेटिव में लेके चली जाएगी, तो यह भी उसका राइट ऑप्शन नहीं है। Question number 70. Savings can be considered as a composite of two decisions. Choose them from the list below. Saving can be considered as a composition of two decisions. कौन से दो decisions दोस्तों? पहला ऑप्शन रिस्क रिटेंशन एंड रिड्यूस्ड कंजम्पशन, जी नहीं। गिफ्टिंग एंड accumulation, नहीं जी नहीं। Spending and accumulation, no, this is not the right option. Option 4, postponement of consumption and parting with liquidity, जी हाँ। यदि आपको सेविंग्स करनी है तो आपके पास दो डिसीजंस का कंपोजिशन चाहिए। पहला डिसीजन कि आप अपनी कंजम्पशन को पोस्टपोन करें, जो आज आज कंज्यूम करने की आपकी इच्छा है वो आज इसे कंज्यूम ना करें। और दूसरा है पार्टिंग विद लिक्विडिटी, क्योंकि आप इस पैसे को सेव कर देंगे तो आप अभी इस पे लिक्विडिटी आपको नहीं मिलेगी। लिक्विडिटी मतलब कैश हाथ में होना। दोस्तों, अभी के लिए आप ये 70 क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। यह पीडीएफ डॉक्यूमेंट आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का आप पार्ट 2 देख सकते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।